नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सोनी आप सभी का सोनी मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने फलन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी को आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक चीज़ें और उसके बाद अपन पढ़ेंगे हमारी जो 12th बोर्ड के द्वारा जो उपलब्ध करवाई गई बुक है उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट, जो कि है संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो फलन की जो डेफिनेशन है वो अपन ने देख ली थी कि जो फलन है वह समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में संबंध को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर जो समुच्चय ए होता है उसे अपन प्रांत कहते हैं, समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं, और समुच्चय ए के अंदर समुच्चय बी के जिन अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होता है उन्हें परिसर में लिखा जाता है। ये सब अपन ने डिस्कस किया था। इसके बाद कुछ एक चीज़ें और हैं, वे देखते हैं। तो फलन की जब बात की जाए तो फलन को अपन एफ, जी, एच इत्यादि के द्वारा व्यक्त करते हैं। और जब आप बुक में पढ़ते हैं कि एफ ए से बी, तो इसका जो अर्थ होता है वह इस प्रकार होता है कि एफ एक फलन है, एफ एक फलन है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। तो बार बार मैं इतनी भाषा लिखने की बजाय अपन इस संकेत को काम में लेते हैं, एफ ए से बी, अर्थात एफ एक फलन है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। और इसी प्रकार यदि अपन लिखें कि जी सी टू डी, तो इसका जो अर्थ होगा वह भी इसी प्रकार होगा कि जी जो फंक्शन है वह समुच्चय सी से समुच्चय डी में परिभाषित है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जब आप, या पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं। यदि मान लीजिए यह समुच्चय ए हो और यह समुच्चय बी हो, समुच्चय ए में मान लेते हैं एक अवयव है ए, और समुच्चय बी में भी एक अवयव है जो है एक, और यह एक कोई फलन है एफ जिसके अंतर्गत ए के अवयवों का बी से संबंध हो, तो इसे अपन लिखते हैं एफ ए बराबर 1। तो इसका जो अर्थ है वह यह है कि जब f एक फलन है जिस पर प्रांत से अवयव a को अप्लाई करने पर उसका प्रतिबिंब सह प्रांत में एक प्राप्त होता है। अर्थात जब फलन f पर a को अप्लाई किया जाए तो जो a की इमेज है वह हमें सह प्रांत में एक प्राप्त होती है। इसे अपन प्रांत कहते हैं और यह सह प्रांत को व्यक्त करता है। यह अपन डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब इसके बाद में जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि अपन इसे लिखें चित्र के अनुसार कि जो ए का प्रतिबिंब है, ए का प्रतिबिंब वह एक है, और एक का जो पूर्व प्रतिबिंब है
वह ए है। यह अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ से आप एक चीज और नोट कीजिएगा कि जो प्रांत होता है वह फलन के अंतर्गत समुच्चय ए को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार जो सह प्रांत होता है वह समुच्चय बी को रिप्रेजेंट करता है। और यदि अपन बात करें परिसर की, तो जो परिसर होता है वह या तो सह प्रांत का उप समुच्चय होता है या फिर सह प्रांत के बराबर भी हो सकता है। इसके बाद अब अपन पढ़ते हैं हमारी बुक में जो दिया गया है कि फलनों के जो प्रकार हैं वे क्या क्या हैं। फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। तो यहाँ पर जो नंबर 1 है वह है अचर फलन। अचर फलन या जिसे आप कांस्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन। तो जो फलन की जो परिभाषा है, अचर फलन की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से दी जा सकती है कि यदि समुच्चय ए में या ए के प्रत्येक अवयव का के लिए समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब हो, एक ही प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो उसे अचर फलन कहते हैं। जैसे यदि अपन इसे डायग्राम के द्वारा समझना चाहें या एग्जाम्पल लें fx इज इक्वल टू c, तो यहाँ पर x के स्थान पर कोई भी संख्या लें 1 2 3 4, तो आपको जो सह प्रांत में इमेज प्राप्त होगी वह C ही होगी। अर्थात 1 लेने पर भी C प्राप्त होगा, 2 लेने पर भी C प्राप्त होगा, 3 पर भी C प्राप्त होगा, 4 पे भी। तो अतः जब समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब हो तो उसे अचर फलन कहते हैं। इसे डायग्राम के द्वारा अब आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह मान लिया समुच्चय A है, यह समुच्चय B है, और A से B में जो फंक्शन डिफाइन है वह f है। तो A, B, C एंड D ये 4 अपन एलिमेंट्स मान लेते हैं इसके, और इसे E कर लेते हैं। और ये जो एलिमेंट है समुच्चय B का वह C है। तो यदि आप A अप्लाई करते हैं तो भी आपको C प्राप्त हो रहा है, B अप्लाई करने पर भी, E अप्लाई करने पर भी और D अप्लाई करने पर भी आपको C ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात जितने भी अवयव हैं उनकी एक ही इमेज प्राप्त हो रही है, इसलिए यह अचर फलन है। नंबर 2 अपन डिस्कस करते हैं, वह है तत्समक फलन। तत्समक फलन। तो तत्समक फलन की जो परिभाषा है वह इस प्रकार है कि यदि समुच्चय A में दिए गए प्रत्येक अवयव का स्वयं से और केवल स्वयं से
संबंध हो तो इसे तत्समक फलन कहते हैं। इसे IA के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तत्समक फलन को अपन आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर I का प्रयोग किया गया है और इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वह होती है fx इज इक्वल टू x, अर्थात जो फंक्शन है वह a से a में डिफाइन होगा और यदि आप यहाँ पर 1 अप्लाई करते हैं तो आपको 1 प्राप्त होगा, 2 अप्लाई करते हैं तो आपको 2 प्राप्त होगा, 3 अप्लाई करते हैं तो 3 प्राप्त होगा। तो इसलिए प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध है, इस कारण से यह तत्समक फलन कहलाता है। नंबर 3 अपन यदि डिस्कस करें तो नंबर 3 है वह है तुल्य फलन। तो चूंकि यहाँ पर नाम दिया गया है तुल्य अर्थात तुलना होगी, तो ऐसे कोई भी दो फलन जिनके अपन मान लेते हैं वे फलन वह है f और g, जिनके नंबर 1 प्रांत समान हो, नंबर 2 सह प्रांत समान हो और नंबर 3 जो है वह है कि fx और gx की जो वैल्यू है वह भी समान होनी चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग टू R। तो यदि कोई दो फलन f व g इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करते हैं तो वह जो फलन है इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करते हैं तो वह जो दोनों फलन है वे तुल्य फलन होते हैं। इसके बाद में अपन अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसको और भी क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल। तो वह एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं हमारी RBSC बुक के अनुसार ही है, 11th क्लास के अनुसार, कि एग्जाम्पल 1 जो है माना A इज इक्वल टू है 1 और 2, जो सेट B है उसके एलिमेंट है 3 और 6 तथा F A से B में परिभाषित है एवं G भी A से B में परिभाषित है तथा fx बराबर दिया हुआ है x² + 2 एवं gx की जो वैल्यू है वह है 3x। तो आपको ज्ञात करना है कि f और g है वे तुल्य फलन है अथवा नहीं। क्या f व g तुल्य फलन है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपन इसका जो सॉल्यूशन है वह देखें तो अपन ये दो सेट लेते हैं, ये A और ये B। A से B के मध्य जो फंक्शन डिफाइन है वह है f। तो जो सेट A है उसके जो दो एलिमेंट वे हैं 1 और 2 और जो सेट B है उसके जो एलिमेंट वे हैं 3 और 6। इसी प्रकार अब आप देखें कि जो इनका जो रिलेशन है वह fx के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। तो यदि x की वैल्यू 1 लें, अब एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि x हमेशा बिलोंग करेगा प्रांत से, x हमेशा बिलोंग करेगा प्रांत से। तो यदि x के स्थान पर 1 रखा जाए तो f1 की जो वैल्यू है वह मिलेगी हमें 1 + 2 = 3। तो यह होगा 3 से संबंधित। इसी प्रकार यदि अपन x = 2 लें, यदि x = 2 लें तो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 + 2 = 6। तो जो 2 का रिलेशन है वह 6 से है। इसलिए
यहाँ पर इसको इस तरह से शो किया गया है और आप देख सकते हैं कि यह 1-to-1 फंक्शन है या 1-to-1 रिलेशन को शो कर रहा है, एक का एक से संबंध है। इसी प्रकार अब जब आप नेक्स्ट डायग्राम डिस्कस करेंगे वह होगा जी फलन के लिए। तो जो जी फलन है वह भी ए से बी में परिभाषित है, तो वे ही एलिमेंट होंगे। जो जी एक्स जो फंक्शन है वह दिया गया है 3x, तो x इज इक्वल टू 1 होगा यदि, तो g1 की वैल्यू 3 मिलेगी, इसलिए 1 का रिलेशन होगा 3 से। x इज इक्वल टू 2 लें यदि, तो g2 की वैल्यू हमें मिलेगी 3 इंटू 2 करने से 6। अतः आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो f का प्रांत है वह a है और b का जो g का जो प्रांत है वह भी a है। f का सह प्रांत बराबर g का सह प्रांत, ये दोनों समान हैं। और जो fx की जो वैल्यू है वह बराबर है gx के, क्योंकि f1 है वह बराबर है g1 के और जो f2 बराबर है वह है g2 के। इस कारण यहाँ पर जो तुल्य फलन के तीनों डेफिनेशन है या तीनों जो बिंदु है वे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अतः आप कह सकते हैं कि f व g तुल्य फलन है। अतः f व g तुल्य फलन है। इसके बाद में नेक्स्ट अब अपन डिस्कस करते हैं हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह है संयुक्त फलन क्या होता है। संयुक्त फलन जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, तो संयुक्त का क्या अर्थ होता है? संयुक्त का अर्थ होता है कि एक साथ में लाना। तो जब फलन f g h इत्यादि को मिलाकर कोई नया फलन बनाया जाता है तो उसे संयुक्त फलन कहते हैं। यह इसकी सामान्य डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब यदि अब साथ ही साथ एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं जो इससे संबंधित मुख्य बिंदु है कि जो संयुक्त फलन है, जब आप संयुक्त फलन को व्यक्त करते हैं तो हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए? तो संयुक्त फलन को व्यक्त करने के लिए ओ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो ओ है वह ऑफ को प्रदर्शित करता है। तो यदि अपन अब कुछ एक संयुक्त फलन बनाने चाहें तो वे इस प्रकार होंगे कि f व g से बनने वाले जो संयुक्त फलन है वे क्या क्या हो सकते हैं? तो f व g से बनने वाले जो संयुक्त फलन है वे f ऑफ g अथवा g ऑफ f होंगे। इसके बाद में यदि अपन नेक्स्ट लें f व h से बनने वाले संयुक्त फलन, तो वे होंगे f ऑफ h अथवा h ऑफ f। इसी प्रकार g व
एच के द्वारा बनने वाले जो संयुक्त फलन है वे होंगे जी ऑफ एच या एच ऑफ जी, अर्थात यह आगे अथवा पीछे किसी भी क्रम में हो सकते हैं। नेक्स्ट यदि अपन डिस्कस करें एफ व एफ, मान लीजिए हमें एक फलन दिया हुआ हो एफ और उसी का संयुक्त फलन बनाना हो तो वह होगा एफ व एफ से संबंधित, तो इससे आप लिखेंगे एफ ऑफ एफ। अब यहाँ पर एक चीज जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है वह यह है कि एफ ऑफ एफ जब ज्ञात कर सकते हैं जब एफ के प्रांत एवं सह प्रांत समान हों। और इसके बाद अपन अब नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है संयुक्त फलन की वह देखते हैं कि वह डेफिनेशन क्या है। तो यदि एफ ए से बी में परिभाषित कोई फलन हो वह जी समुच्चय बी से सी में परिभाषित कोई फलन हो तो इनका संयुक्त फलन GOF होगा तथा संयुक्त फलन गोफ समुच्चय ए से समुच्चय सी में परिभाषित होगा, अर्थात जो गोफ फलन है वह समुच्चय ए से सी में परिभाषित है तो उसे अपन इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। इसे अब आप चित्र के द्वारा किस प्रकार से व्यक्त करेंगे वह समझिए। तो जो हमारा फंक्शन था एफ वह परिभाषित था ए से बी में और जो फंक्शन था जी वह परिभाषित था बी से सी में, इसलिए बी और सी के मध्य जो फंक्शन होगा वह है जी। तो यहाँ पर अब अपन इन एफ व जी का संयुक्त फलन बनाना चाहते हैं तो वह जो संयुक्त फलन बनेगा वह होगा इस प्रकार, ए से सी में रिलेशन व्यक्त करेगा और वह होगा जी ऑफ एफ और वह ए से सी में परिभाषित होगा। अब आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं कि जब आप संयुक्त फलन लिखते हैं तो वह इस प्रकार होगा कि जो फलन बाद में दिया गया है वह पहले लिखना होगा और जो फलन पहले है उसे आप बाद में लिखेंगे चित्र के अनुसार। इसके बाद अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ एक और बातें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है और जो इससे डिस्कस करने योग्य बातें हैं वे ये हैं कि जब आप गोफ ज्ञात करते हैं तो इन्हें ज्ञात करने की भी कुछ कंडीशन होती है। गोफ ज्ञात किया जा सकता है यदि f का परिसर सबसेट हो या इक्वल हो g के प्रांत के। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि गोफ को तभी ज्ञात किया जा सकता है जब f का परिसर और g का प्रांत बराबर हो या उपसमुच्चय हो। नेक्स्ट FOG की बात करें यदि तो FOG ज्ञात किया जा सकता है
यदि जी का परिसर उप समुच्चय या बराबर हो एफ के प्रांत के, ये दोनों बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, विशेष है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब अपन ने जब टॉपिक डिस्कस किया था नंबर सिस्टम, तो वहाँ पर भी आपको मैंने एक संख्याओं के मध्य जो रिलेशन है वह डिफाइन करी थी, और वह आप वापस से देखिए कि जो सेट n होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट W में उपस्थित होते हैं, W के सभी एलिमेंट Z में उपस्थित होते हैं, Z के सभी एलिमेंट Q में उपस्थित होते हैं, और Q के सभी एलिमेंट R में। यह आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। अर्थात n है वह उप समुच्चय होगा W का, n उप समुच्चय होगा Z का, n उप समुच्चय होगा Q का, n उप समुच्चय होगा R का। तो यदि किसी फलन का परिसर n हो और प्रांत है वह W, Z, Q अथवा R हो, तो इन्हें ज्ञात किया जा सकता है, ये सभी सही हैं। परंतु यदि आपको दिया हुआ हो W इज सबसेट ऑफ n, Z is subset of n, Q is subset of n, और n is subset of R is subset of n, तो W के जो अवयव हैं वे n में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए यह गलत है। Z में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों होती हैं, जबकि n केवल प्राकृत संख्याओं को व्यक्त कर रहा है, इसलिए Z भी n का उप समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार Q भी इसका उप समुच्चय नहीं होगा। यदि अपन बात करें W की तो जो W है वह उप समुच्चय होगा Z का, Q है वह भी उप समुच्चय होगा R का। इसी प्रकार आप और भी चेक कर सकते हैं। मेन चीज जो है वह यह है कि आपको इस बिंदु का विशेष ध्यान रखना है। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि n के सभी अवयव W में होंगे, W के सभी अवयव Z में होंगे, Z के सभी अवयव Q में शामिल होंगे, और Q के सभी अवयव R में शामिल होंगे। अब इसी चीज को अब अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करना चाहें यदि, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि f n से z में परिभाषित हो तथा g है वह z से r में परिभाषित हो, तो GOF और FOG यह आपको चेक करना है कि अपन इन दोनों में से कौन सा संयुक्त फलन ज्ञात कर सकते हैं और कौन सा नहीं। तो डेफिनेशन के अनुसार देखिए यहाँ पर ऊपर कि जो गो फलन है वह ज्ञात किया जा सकता है जब F का परिसर उप समुच्चय हो या बराबर हो G के प्रांत के। तो यहाँ पर जो F का परिसर है, F का जो परिसर है वह है Z, और G का जो प्रांत है वह भी Z है। तो ये दोनों समान हैं, इसलिए गोफ ज्ञात किया जा सकता है। जबकि यदि अपन बात करें FOG की, तो जो FOG है उसे इस उपरोक्त दी गई डेफिनेशन के अनुसार लिखा जाएगा कि G का परिसर
उपसमुच्चय या बराबर होना चाहिए एफ के प्रांत के, तो जी का जो परिसर है वह है आर और एफ का जो प्रांत है वह है एन। तो आर है वह न तो एन के बराबर होता है और न ही एन का उपसमुच्चय होता है, इसलिए आप एफ ओ जी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन है वे गलत है, अतः यह एफ ओ जी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद की जाती है कि आपके जो आज की इस लेक्चर में डिस्कस किया गया वह समझ में आया होगा कि जब भी आप कोई संयुक्त फलन ज्ञात करेंगे तो जो बाद में जो फलन दिया गया है उसका परिसर और जो पहले जो फलन दिया गया है उसका प्रांत है वे हमेशा बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं गोफ को। इसी प्रकार अपन फोक की बात करें यदि एफ ओ जी की, तो एफ का जी का जो परिसर है वह आर है और एफ का जो प्रांत है वह एन है। तो इन्हें आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन है वह गलत है कि आर है वह न तो एन का उपसमुच्चय होता है और न ही एन के बराबर, इसलिए एफ ओ जी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ओके, इसके बाद अब अपन इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे संयुक्त फलन के एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर कंटिन्यू इसी क्रम में आपकी क्लास है वह डेली चलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।